चलिए, हम लोगों ने एक चैप्टर स्टार्ट किया था आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन। कौन से ईयर में आया था ये एक्ट? 2005 में। बेसिकली राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट हमें राइट देता है, अधिकार देता है कि हम पब्लिक अथॉरिटीज की अकाउंटेबिलिटी देख सकें, हम पब्लिक अथॉरिटीज से इंफॉर्मेशन मांग सकें। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारे कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं, जिसमें से दो फंडामेंटल राइट्स हैं, आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 21। ठीक है, आर्टिकल 19 है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड आर्टिकल 21 इज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जिससे अराइज होता है राइट टू नो। राइट टू नो यानी हमें जानने का अधिकार है, और इसी को लीगली इन्फोर्स कराने के लिए एक एक्ट बना दिया गया। कौन सा? राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। ओके, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के लिए पब्लिक अथॉरिटीज से ये कहा गया कि आपको अपने डॉक्यूमेंट्स, अपने रिकॉर्ड्स अप टू डेट रखने पड़ेंगे, क्योंकि कोई भी पर्सन कभी भी आपसे इंफॉर्मेशन मांग सकता है। ये एक्ट जब एप्लीकेबल हुआ, पहले तो कहाँ एप्लीकेबल है? होल ऑफ इंडिया में। और जिस दिन ये एप्लीकेबल हुआ वहां से कितने दिन बाद इफेक्टिव हुआ? 120 डेज, 120 दिन का समय दिया गया। किसको दिया गया था? पब्लिक अथॉरिटीज को, कि भाई आप अपने रिकॉर्ड्स अप टू डेट मेंटेन कर लीजिए, क्योंकि 120 दिन के बाद कोई भी सिटीजन आपसे किसी भी तरीके का रिकॉर्ड मांग सकता है। क्या हर तरीके की इंफॉर्मेशन मांगी जा सकती है गवर्नमेंट से? क्या कुछ इंफॉर्मेशन एग्जेम्प्ट होती है? कैसी इंफॉर्मेशन होती है ये? कॉन्फिडेंशियल, यानी ऐसी इंफॉर्मेशन जो कॉन्फिडेंशियल नेचर की है, जिससे हमारी कंट्री की सिक्योरिटी को खतरा हो सकता है, इनसे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मांगी जा सकती। हर डिपार्टमेंट में इंफॉर्मेशन देने के लिए एक ऑफिसर अपॉइंट किया जाता है। क्या नाम था उसका? पीआईओ। पीआईओ मतलब पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। और उसका असिस्टेंट कौन था? असिस्टेंट पीआईओ। ठीक है, और इनसे इंफॉर्मेशन मांगने के लिए ये हमको इंफॉर्मेशन के लिए हेल्प भी कर सकते हैं। यानी अगर हम एप्लीकेशन नहीं ड्राफ्ट कर पा रहे हैं तो पीआईओ हमको एप्लीकेशन लिखने में भी हेल्प करेगा। कितने दिन के अंदर इंफॉर्मेशन देनी है? यानी अगर हमने आरटीआई के अंदर पब्लिक अथॉरिटी से कोई भी इंफॉर्मेशन मांगी है, तो पब्लिक अथॉरिटी को वो इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करानी है कितने दिन में? 30 डेज में। अगर 30 दिन में सरकार ने हमको इंफॉर्मेशन नहीं दी तो डीम्ड रिफ्यूजल मान लिया जाएगा। हम ये मान लेंगे कि सरकार ने हमको इंफॉर्मेशन देने से मना कर दिया। अगर वो इंफॉर्मेशन अगर हमने असिस्टेंट पीआईओ से मांगी है तो कितने दिन? 35 डेज। अगर उस चीज में कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, यानी किसी थर्ड पार्टी से हमें इंफॉर्मेशन भी लेनी है, तो टाइम लिमिट कितना होगा? 40 डेज। एंड अगर वो इंफॉर्मेशन किसी की लाइफ या लिबर्टी से रिलेटेड है, देन द टाइम लिमिट वाज 48 आवर्स। इतने समय के अंदर पब्लिक अथॉरिटी को हमें इंफॉर्मेशन देना कंपलसरी है। ओके, क्या आपका इंस्टीट्यूट आईसीएसआई पब्लिक अथॉरिटी में कवर्ड होगा? क्यों? क्योंकि पब्लिक अथॉरिटी वो होती है जिसको किसी एक्ट द्वारा बनाया गया है। क्या आपके इंस्टीट्यूट को भी एक्ट द्वारा बनाया गया है? यस, आपका इंस्टीट्यूट भी एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है, इसलिए आपके इंस्टीट्यूट के ऊपर भी आरटीआई एक्ट एप्लीकेबल होगा। ठीक है, यहां तक हम लोगों ने कर लिया था। एंड नाउ वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम ड्यूटीज ऑफ पीआईओ। हम लोगों ने जैसा कि डिस्कस किया, पीआईओ कौन था? पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में इंफॉर्मेशन देने के लिए एक सेपरेट बंदा अपॉइंट कर दिया। गवर्नमेंट ने कहा कि भाई सबके पास राइट टू नो है, सब लोग हमसे इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं। अगर सब लोग हमसे इंफॉर्मेशन मांगते रहेंगे तो हम लोग अपना नॉर्मल काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए हर डिपार्टमेंट में किसको अपॉइंट किया गया? पीआईओ। तो देखिए, पीआईओ शैल डील विद रिक्वेस्ट फ्रॉम पर्सन्स सीकिंग इंफॉर्मेशन। जो जो इंफॉर्मेशन मांग रहा है उसे इंफॉर्मेशन देने का काम हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कौन करेगा? पीआईओ। एंड वेयर द रिक्वेस्ट कैन नॉट बी मेड इन राइटिंग। मान लीजिए आपको रिक्वेस्ट करनी है इंफॉर्मेशन, लेकिन आप एप्लीकेशन इन राइटिंग नहीं लिख पा रहे, आपको प्रोसीजर नहीं पता कि कैसे इंफॉर्मेशन मांगनी है, तो इस चीज में भी आपकी हेल्प कौन करेगा? पीआईओ। और
to render reasonable assistance to the person to reduce the same in writing. If the information requested is held by or is subject matter connected with the function of another public authority. कह रहे हैं अगर किसी और पब्लिक अथॉरिटी के पास भी वो इंफॉर्मेशन है तो ये क्या कह रहे हैं, फॉर 5 डेज के अंदर वो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर दी जाएगी. ये वो वाला पॉइंट है जब हम लोग कह रहे थे जब थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होगी तो टोटल टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 40 डेज का. तो अगर मान लीजिए कई बार ऐसा भी होता है हमने किसी पब्लिक अथॉरिटी से इंफॉर्मेशन मांगी, वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कह रहा है कि आपने जो इंफॉर्मेशन मांगी वो मेरे डिपार्टमेंट के पास नहीं है, वो किसी दूसरे डिपार्टमेंट के पास है. तो वो पब्लिक अथॉरिटी वो इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करेगी 5 दिन के अंदर और टोटल टाइम लिमिट कितना दिया जा रहा है उनको इंफॉर्मेशन देने के लिए, 40 डेज. जब भी कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होगी द टाइम लिमिट विल बी 40 डेज. PIO may seek the assistance of any other officer for the proper discharge of his duties. कह रहे PIO अपने काम के लिए अपना एक असिस्टेंस भी रख सकता है. क्या कहते थे उसे हम लोग, असिस्टेंट PIO. तो एक हेड होगा PIO और एक उसका असिस्टेंट होगा जिसको क्या कहा जाएगा, असिस्टेंट PIO. अगले पैराग्राफ में भी देखो वही लिखा है, कह रहे अगर जो इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट की गई है वो किसी की लाइफ या लिबर्टी से रिलेटेड है तो बताइए टाइम लिमिट क्या होता था, 48 आवर्स. वही जो चीजें ऊपर हम लोगों ने पढ़ी थी वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है. ठीक है, तो सिंपल सी बात है, नॉर्मल सिचुएशन में 30 दिन के अंदर, थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है तो 40 डेज के अंदर, असिस्टेंट PIO को दे रहे हैं तो 35 डेज एंड लाइफ एंड लिबर्टी इन्वॉल्व है तो 48 आवर्स. इतने टाइम के अंदर पब्लिक अथॉरिटी को इंफॉर्मेशन देना जरूरी है. ओके, नेक्स्ट आइए, PIO शैल प्रोवाइड इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म इन विच इट इज सॉट. जिस तरीके से इंफॉर्मेशन मांगी गई है PIO उस फॉर्म में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा. अनलेस इट वुड डिस्प्रपोर्शनेटली डाइवर्ट द रिसोर्सेज ऑफ पब्लिक अथॉरिटी. मान लीजिए आपने किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से कहा कि हमको सच एंड सच रिकॉर्ड चाहिए, वो रिकॉर्ड मान लीजिए है 2000 पन्ने का. ठीक है, आपने RTI में एक एप्लीकेशन दी, अब ध्यान से सुनिएगा, आपने RTI में एक एप्लीकेशन दी और आपने कहा हमको गवर्नमेंट का ये वाला रिकॉर्ड चाहिए. ठीक है, वो वाला रिकॉर्ड इज एक्चुअली ऑफ 2000 पेजेस. अब गवर्नमेंट कह रही है कि 2000 पन्ने अगर हम इनको प्रिंट करके देंगे तो हमारा तो अच्छा खासा खर्चा बैठ जाएगा. और आपको भी इंफॉर्मेशन से मतलब नहीं था, आपने सोचा 2000 पन्ने की हमको डॉक्यूमेंट मिलेगा, एक तरफ खाली होता है, मेरी रफ कॉपी बन जाएगी. आपने इस ऑब्जेक्टिव से RTI से इंफॉर्मेशन ली थी. अब बताइए इतना ह्यूज खर्चा क्या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट करेगी, क्या तरीका होगा बताइए, क्या करेगी गवर्नमेंट, कैसे प्रोवाइड कराएगी आपको, सॉफ्ट कॉपी में. सॉफ्ट कॉपी मतलब वो कहेगी भैया मेल कर दे रहे, ठीक है, या हम आपको पेन ड्राइव में दे दे रहे या किसी और फॉर्म में. यानी अगर मान लीजिए आपने कहा है कि हमको इस रिकॉर्ड की हार्ड कॉपी चाहिए तो गवर्नमेंट या पब्लिक अथॉरिटी, आप हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी समझते हो, हार्ड मतलब जो देखने में हार्ड होती है, प्रिंटेड फॉर्म की जो होती है वो हार्ड कॉपी होती है, जो कंप्यूटर रीडेबल फॉर्म में होती है वो सॉफ्ट कॉपी होती है. अब आपने गवर्नमेंट से कहा कि भाई हमको इस रिकॉर्ड की हार्ड कॉपी दे दीजिए, 4, 5, 10, 15, 20 पन्ने का डॉक्यूमेंट है तो गवर्नमेंट दे देगी. लेकिन आपने जो रिकॉर्ड मांगा वो 2000 पन्ने का था. ठीक है, नाउ अंडरस्टैंड, 2000 पेजेस का वो रिकॉर्ड को देने में गवर्नमेंट कह रही है कि भैया हमारा अच्छा खासा खर्चा बैठ जाएगा, इसलिए हम उस फॉर्म में आपको नहीं देंगे जिस फॉर्म ने आप में मांगी है, हम आपको किस फॉर्म में प्रोवाइड कराएंगे, सॉफ्ट कॉपी. अब लाइन पढ़ो क्या लिखी है, PIO शैल प्रोवाइड इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म इन विच इट इज सॉट. जिस फॉर्म में इंफॉर्मेशन मांगी गई है उस फॉर्म में हम देंगे, लेकिन अनलेस इट वुड disproportionately divert the resources of public authority or would be detrimental to the safety of records in question. Detrimental means against. अगर पब्लिक अथॉरिटी को लग रहा है भैया इतना सारा खर्चा हम नहीं कर सकते तो वो किसी और फॉर्म में आपको एप्लीकेशन प्रोवाइड करा देगी. ये समझ आ गया. ठीक है, अगर आपने सॉफ्ट कॉपी में इंफॉर्मेशन मांगी होती तो पब्लिक अथॉरिटी किस फॉर्म में देती, सॉफ्ट कॉपी में. अगर हार्ड कॉपी में मांगी होती तो हार्ड कॉपी में. लेकिन अगर आपने जिस फॉर्म में कॉपी मांगी है उस फॉर्म में देना मेरे लिए डिफिकल्ट है, खर्चा इन्वॉल्व हो रहा है, तो हम किसी और फॉर्म में आपको वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा सकते हैं. अब वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करिए, एक टॉपिक है
पार्शियल एक्सेस, इसका कुछ पोर्शन आगे भी दिया हुआ है, फिलहाल इसका टॉपिक समझते हैं पार्शियल एक्सेस का मतलब क्या हुआ। ये सारे पॉइंट्स पार्शियल एक्सेस के हैं। ओके, अंडरस्टैंड। मान लीजिए हम एक पब्लिक अथॉरिटी हैं, कॉन्सेंट्रेट ऑल ऑफ यू, इधर देखिए सब लोग। ओके, हम एक पब्लिक अथॉरिटी हैं और आपने हमसे एक इंफॉर्मेशन मांगी जिसके दो पार्ट्स हैं, ठीक है, आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बताना है आपको। आपने हमसे एक इंफॉर्मेशन मांगी, उस इंफॉर्मेशन के दो पार्ट्स हैं, एक पार्ट ऐसा है जो कॉन्फिडेंशियल नेचर का है और एक पार्ट ऐसा है जो नॉर्मल है, जिसको हम डिस्क्लोज कर सकते हैं। अब बताइए हम आपको इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करेंगे कि नहीं करेंगे, क्या करा जाए? कुछ आप गुनगुना रहे हैं, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है आप ये कहना चाह रहे हैं जो इंफॉर्मेशन दी जा सकती है वो दे देंगे और जो कॉन्फिडेंशियल है वो नहीं देंगे। सब लोग यही गुनगुना रहे थे, पक्का? ठीक है, यानी आपने हमसे इंफॉर्मेशन मांगी, उसका एक पार्ट था जो कॉन्फिडेंशियल था और एक पार्ट था जिसका डिस्क्लोजर अलाउड था। तो हमने कहा ठीक है, ये दोनों इंफॉर्मेशन को एक दूसरे से अलग किया जा सकता है, तो जिसका डिस्क्लोजर अलाउड है वो हम आपको दे दे रहे हैं, जो कॉन्फिडेंशियल है वो हम डिनाई कर दे रहे हैं। लेकिन अगर हम आपसे कहें इसके दो पार्ट्स जरूर हैं, लेकिन इनको एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता, अब क्या किया जाए? हम पूरी इंफॉर्मेशन देंगे कि पूरी नहीं देंगे? पूरी नहीं देंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? पार्शियल एक्सेस। पार्शियल एक्सेस का मतलब समझिए, आपने हमसे जो इंफॉर्मेशन मांगी है, अगर वो सेवरेबल है, सेवरेबल मींस उसको अलग किया जा सकता है, तो जिसका डिस्क्लोजर अलाउड है वो हम डिस्क्लोज कर देंगे और जो कॉन्फिडेंशियल है वो हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे। लेकिन अगर उन दो इंफॉर्मेशन को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता तो हम पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन डिनाई कर देंगे। एक बात बताइए, अगर सरकार ने ये इंफॉर्मेशन देने से मना कर दिया तो गवर्नमेंट की गलती मानी जाएगी? डीम्ड रिफ्यूजल माना जाएगा। क्यों? क्योंकि ये उन कैटेगरीज में आती है इंफॉर्मेशन जिसका डिस्क्लोजर अलाउड नहीं होता। इसी कॉन्सेप्ट को क्या कहा जाता है? पार्शियल एक्सेस। अब देखो क्या लिखा है, इफ अलाउइंग पार्शियल एक्सेस PIO shall give a notice to the applicant informing। अब ये फर्स्ट पॉइंट पढ़ रहे हैं, बताइएगा अपने आप समझ आए कि नहीं। ओनली पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड रिक्वेस्टेड after severance of record containing information which is exempt from disclosure is being provided। बताइए इस लाइन का मतलब क्या हुआ? Only part of the record requested after severance of record containing information which is exempt from disclosure। वो कौन सी इंफॉर्मेशन है जो exempt from disclosure है? Confidential। यहां पर PIO आपसे ये कहेगा हम तुमको सिर्फ वो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं जिसका डिस्क्लोजर अलाउड है। वो इंफॉर्मेशन जो कॉन्फिडेंशियल नेचर की थी, उस इंफॉर्मेशन को हमने टोटल पूरी इंफॉर्मेशन से अलग कर दिया है। पार्शियल एक्सेस समझ में आया? तो अगर आपने हमसे कोई इंफॉर्मेशन मांगी और वो पार्शियल एक्सेस में आ रही है तो PIO को ये बताना पड़ेगा कि हम तुमको पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं, हम सिर्फ वो पार्ट दे रहे हैं जिसका डिस्क्लोजर अलाउड है। समझ आ गया सबको ये पॉइंट? रीजंस फॉर डिसीजन, PIO को ये भी बताना पड़ेगा कि जो पोर्शन हम तुम्हें नहीं बता रहे हैं क्यों नहीं बता रहे हैं। बताइए क्या बताएगा पब्लिक अथॉरिटी? क्या रीजन बताएगा कि हमने तुम्हें एक पोर्शन बताया है, एक पोर्शन हम तुम्हें नहीं दे रहे हैं। जो पोर्शन नहीं दे रहे, क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि उसका नेचर कॉन्फिडेंशियल है और वो इंफॉर्मेशन हम तुमसे शेयर नहीं कर सकते। The name and designation of the person giving the decision, PIO को अपने डिटेल्स भी बताने पड़ेंगे कि भाई हमने कैसे डिसाइड किया, हम कौन है, मेरा नाम क्या है, डेजिग्नेशन क्या है, ये बताना पड़ेगा। डिटेल्स ऑफ द फीस कैलकुलेटेड बाय हिम एंड द अमाउंट ऑफ फी विच द एप्लीकेंट इज रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट। गवर्नमेंट को ये भी बताना पड़ेगा कि जो इन्फॉर्मेशन तुम हमसे मांग रहे हो उसके लिए कितनी फीस, कितने चार्जेस देने पड़ेंगे। क्या RTI में इंफॉर्मेशन मांगने के लिए फीस लगती थी? बहुत सारी। नॉमिनल फीस, नॉमिनल मतलब बहुत थोड़ा सा अमाउंट लगेगा, बट PIO को बताना पड़ेगा कि कितना अमाउंट ऑफ फीस आपको पे करना है। एंड हिज और हर राइट्स with respect to review of decision regarding non disclosure of part of information।
ठीक है, तो ये कह रहे हैं ये भी बताना पड़ेगा कि जो पोर्शन हमने अलग किया है क्यों अलग किया है और उसका डिस्क्लोजर क्यों अलाउड नहीं है। पार्शियल डिस्क्लोजर समझ में आया, पार्शियल एक्सेस। ओके, इस इंफॉर्मेशन में दो पार्ट्स थे, एक पार्ट वो था जिसका डिस्क्लोजर अलाउड था और एक पार्ट वो था जिसका डिस्क्लोजर एग्जेम्प्ट था। ठीक है, हमें दोनों देनी पड़ेंगी या कोई एक देंगे? दोनों इंफॉर्मेशन देनी है? नो, सिर्फ कौन सी इंफॉर्मेशन देगा पीआईओ? जिसका डिस्क्लोजर अलाउड है। ठीक है, फाइन। आगे लिखा है इफ इंफॉर्मेशन सॉट हैज बीन सप्लाइड बाय थर्ड पार्टी। कह रहे हैं जो इंफॉर्मेशन मांगी गई है, अगेन अगर कोई थर्ड पार्टी की भी हम हेल्प ले रहे हैं तो एडिशनल 5 डेज और जोड़ दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं इनको वही वो जो चार्ट बना था वहां पर उसी से याद रखेंगे। थर्ड पार्टी मस्ट बी गिवन अ चांस टू मेक अ रिप्रेजेंटेशन विद इन 10 डेज ऑफ रिसिट ऑफ नोटिस। इसी की वजह से वो टोटल टाइम लिमिट कितना हो गया था? 40 डेज का। क्लियर? ठीक है, ओके। अब देखिए केस है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन, ये क्या लिखा है? सुना है कभी? इनके भी केस होते हैं। अब आपने अपने सामने पहली बार देखा, इनके भी केस होते हैं। एक्चुअली इस केस में एक पॉइंट ये रेज किया गया कि यूजलेस चीजें ना पूछी जाएं। यहां पे एक अधिकार दिया गया सिटीजन्स को कि आप जो चाहे पूछ सकते हैं। वैसे भी आपको पता है अगर किसी इंसान को ये अगर मान लीजिए हम आपसे कह दें कि आप हमसे जो चाहे वो पूछ सकते हैं तो आप सारा ऊटपटांग पूछेंगे। हाँ, ये नॉर्मल रूल है। अगर हमने आपसे कह दिया आप इस पर्सन से जो चाहे वो पूछ सकते हैं तो आप काम की बात एक आध पूछेंगे, इररिलेवेंट चीजें सारी पूछेंगे। जब आरटीआई एक्ट आया और आरटीआई एक्ट ने सिटीजन से कहा कि तुम्हें गवर्नमेंट से जो मर्जी चाहे वो पूछ लो, आपको क्या लगता है लोगों ने ज्यादातर क्या पूछा होगा? इररिलेवेंट चीजें जिनका कोई बहुत ज्यादा रेलेवेंस नहीं था। इससे इफेक्ट क्या हो रहा था? गवर्नमेंट की वर्किंग में हैम्परिंग हो रही थी। सरकार कह रही है हम पूरा टाइम तो रिकॉर्ड्स निकालने में लगे रहते हैं, किसी ने कोई आया उसने कहा 5 साल पहले का रिकॉर्ड निकाल दो। अब हमने बहुत मुश्किल से 5 साल पहले का रिकॉर्ड निकाला, फिर तब तक एक दूसरी एप्लीकेशन आ गई 8 साल पहले का रिकॉर्ड निकाल दो, तीसरी एप्लीकेशन आ गई ये कर दो। इतने सारे क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं कि हम अपनी वर्किंग सही से नहीं कर पा रहे हैं। तो ये एक छोटा सा केस हुआ जिसमें सिर्फ यही डिसाइड हुआ कि आरटीआई के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन पूछी जाए वो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन हो। लेकिन एक बात बताइए, जो भी पर्सन आरटीआई में इंफॉर्मेशन दे रहा है वो क्या कहेगा कि रेलेवेंट ही है? वो ये थोड़ा ना कहेगा मेरे रेलेवेंट क्वेश्चन पूछ रहे हैं। वो क्या कहेगा? वो यही कहेगा जो क्वेश्चन हम पूछे वो तो सबसे ज्यादा रेलेवेंट है हमारे लिए। तो ये एक छोटा सा जस्टिफिकेशन बस उन्होंने दिया कि व्हाटएवर इंफॉर्मेशन जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से पूछी जाए ये ध्यान में रखा जाए कि इससे गवर्नमेंट के काम करने में कोई दिक्कत ना हो। तो देखिए क्या लिखा है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ऑब्जर्व दैट। अब ये लाइंस देखना जरा, ये लाइंस थोड़ी सी टेक्निकल होंगी। अच्छा एक चीज और, क्या आपको ये इन्वर्टेड कॉमा दिख रहा है? 2 इन्वर्टेड कॉमास हैं, दिख रहे हैं? इन्वर्टेड कॉमा समझते हो? ऊपर की तरफ कॉमा 2, हमें लगा बता दें शायद भूल गए हो। जब भी कोर्ट की कोई जजमेंट होती है या कहीं से भी हम कोई मैटर डिराइव करते हैं तो हम उसको इन्वर्टेड कॉमास भी लिखते हैं। ये एज इट इज यहां से लेके यहां तक की जजमेंट है कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, इसलिए इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी टेक्निकल है बट मेन बात हम लोग को समझ में आ जाएगी। देखिए क्या लिखा है, indiscriminate and impractical demand or directions under RTI for disclosure of all and sundry information unrelated to transparency and accountability and eradication of corruption would be counterproductive as it will adversely affect the efficiency of administration and result in executive getting bogged down with non-productive work। लाइन समझ में आई? मतलब क्या हुआ? कह रहे हैं अगर आप ऐसी चीजें पूछ रहे हो जो इररिलेवेंट है, जिनका ट्रांसपेरेंसी से कोई मतलब नहीं है, जिनका अकाउंटेबिलिटी से कोई मतलब नहीं है, तो आप अल्टीमेटली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को बर्डन कर रहे हो, वो अपना काम सही से नहीं कर पा रहे हैं। ये लिखा है देखिए, द एक्ट शुड नॉट बी अलाउड टू बी मिसयूज्ड। इस एक्ट का मिसयूज नहीं होना चाहिए। अगर सिटीजन से कहा है कि आप गवर्नमेंट से कुछ भी पूछ सकते हैं तो कुछ भी का मतलब क्या? कुछ भी हुआ, इररिलेवेंट चीजें भी पूछ सकते हैं। जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप गवर्नमेंट से पूछेंगे गवर्नमेंट को काम करने में उतनी ही ज्यादा प्रॉब्लम होगी। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा
कोशिश ये होनी चाहिए कि ऐसी चीजें या रेलेवेंट चीजें पूछी जाएं जो डायरेक्टली रिलेटेड हो गवर्नमेंट की वर्किंग से। समझ आ गया? ऐसा कुछ टेक्निकल नहीं था इसमें, बस यहां तक का पॉइंट मार्क कर लीजिए, ठीक है? इसी से आपको समझ में आ जाएगा कि इस केस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। और केस का नाम भी याद कर लीजिएगा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ओके, ये लाइन देखो, अच्छा ये लाइन समझ में आई? द नेशन, ये लाइन ध्यान से पढ़िए, बताइए समझ आई कि नहीं? द नेशन डज नॉट वांट अ सिनेरियो वेयर 75% of the staff of public authority spends 75% of their time in collecting and furnishing information. बताइए अब इस लाइन का मतलब क्या हुआ? समझ आएगा ये? अच्छा, ये क्या कह रहे हैं, हमें एक ऐसी कंट्री नहीं चाहिए जहां पर 75% ऑफ द स्टाफ किस काम में लगा है? इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में। अगर ऐसा है तो काम कैसे करेगी पब्लिक अथॉरिटी? ओके, द थ्रेट ऑफ पेनाल्टीज एंड प्रेशर ऑफ द अथॉरिटी should not lead to employees of public authority prioritizing information furnishing at the cost of normal and regular duty. अब हो क्या रहा है, उनको पता है कि उनको 30 दिन में इंफॉर्मेशन देनी है, 30 दिन में अगर उन्होंने इंफॉर्मेशन नहीं दी तो उनके ऊपर पेनाल्टी लग जाएगी। तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज अब क्या कर रहे हैं? अपना नॉर्मल काम करने की बजाय बताइए क्या करने में लग जाते हैं? इंफॉर्मेशन देने में। तो इससे क्या हो रहा है, कंट्री सही चल रही है कि खराब हो रहा है? काम खराब हो रहा है भाई, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट काम नहीं कर पा रहा है। तो इसलिए कहा जा रहा है बहुत सारी इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन को पब्लिक अथॉरिटीज के सामने पुट अप नहीं किया जाएगा। आई होप इट इज क्लियर नाउ, ठीक है? केस मार्क कर लिया सबने? यस और नो? यस और नो? आवाज नहीं आ रही, यस और नो? एनर्जी कहाँ ले जाते हो पूरी? सिट स्ट्रेट ऑल ऑफ यू। जब आपसे सिट स्ट्रेट बोलते तो ऐसा लगता है सो के उठे, नींद खुली, कुछ क्या हुआ? कौन से चैप्टर पढ़ रहे हैं? आवाज नहीं आ रही। कुछ बच्चे सोच रहे हैं आज सुनाई नहीं दे रहा मैम को, क्या बात हो गई? आ नहीं रही आवाज? आरटीआई, आप कोर्स कौन सा कर रहे हैं? सीएस। ये क्या है? क्या बनेंगे बड़े होके? कंपनी सेक्रेटरी। ये क्या है? एनर्जी लेवल कहाँ है? क्या बनेंगे बड़े होके? आवाज ही नहीं आ रही, पता नहीं। कुछ बच्चे छोड़ो हटाओ, नहीं बनेंगे, रहने दो। वैसे ही नहीं उम्मीद आ रही। क्या बनोगे भाई? और तेज बोलो। स्कूल में कभी ऐसे चिल्ला के नहीं बोलते थे? अच्छा, स्कूल नहीं बोलते थे? अच्छा, स्कूल में जब टीचर आते थे तो गुड मॉर्निंग कैसे विश करते थे बताओ? हाँ, अब देखो इससे पता चल रहा है सबके स्कूल में यही होता था। अच्छे से बोलो, खूब अच्छे से, खूब तेज चिल्ला के बोलो। गुड मॉर्निंग आपका ऐसा लग रहा है रात के 11 बज रहे हैं। गुड मॉर्निंग। कैसा कैसा एनर्जी लेवल हो गया? हाँ बताओ, क्या बनना है बड़े होके? बन जाओगे? कुछ कह रहे हैं आप कह रही हैं तो ठीक है, सोच सकते हैं। देखो अगर बहुत तेज तेज बोलोगे ना तो इंस्टीट्यूट है बगल में, उन तक आवाज जाएगी। हो सकता है वो आपके जोश को देख के डिग्री ना भेज दें, डिग्री भेज देंगे सीधे, कहेंगे देखो कल हुआ था ना आपका प्रमोशन, एग्जीक्यूटिव एग्जाम्प्ट हो गया था ना आपका, सीधे प्रोफेशनल में पहुंचे थे, है ना? अब क्या होगा, प्रोफेशनल भी माफ हो गया आपका। ये बच्चे एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव कुछ नहीं करेंगे, प्रोफेशनल भी नहीं, ये ओवर क्वालिफाइड हैं, ये डायरेक्टली इनको डिग्री दे दीजिए और कंपनी वही अंबानी बुलाएंगे। क्या बनोगे? ये 1 मिनट में फिर बैटरी डाउन। कौन से चैप्टर पढ़ रहे हैं? आरटीआई। कौन फुल फॉर्म क्या हुआ? कौन से ईयर में आया? गुड मॉर्निंग बोल के दिखाओ। हाँ, अब लगा कोई बैठा है क्लास में, हालांकि इस टाइम गुड मॉर्निंग बोल रहे हो। चलो, ये केस पढ़ लिया हम लोगों ने। अब नेक्स्ट आइए एग्जेम्पशन फ्रॉम डिस्क्लोजर। इंपॉर्टेंट मार्क करिए। बताओ इस टॉपिक में क्या पढ़ेंगे हम लोग? एग्जेम्पशन फ्रॉम डिस्क्लोजर मतलब कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है जिसको डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता। फर्स्ट पॉइंट कह रहे सर्टेन कैटेगरीज ऑफ इंफॉर्मेशन हैव बीन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम डिस्क्लोजर, यानी इन इंफॉर्मेशन को हम गवर्नमेंट अथॉरिटी से नहीं मांग सकते। फर्स्ट, डिस्क्लोजर प्री जुडिशियली अफेक्टिंग वेयर
डिस्क्लोजर प्री जुडिशली अफेक्ट्स द, बताओ समझ में आया कि नहीं, सोवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया। बताइए कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जिससे हमारी कंट्री की सोवरेनिटी और इंटेग्रिटी में इफेक्ट आ रहा हो। व्हाट डू वी मीन बाय द वर्ड सोवरेन? पढ़ा है आपने, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ शब्द होते थे। सोवरेन का मतलब, डरो नहीं, हिम्मत रखो, गलत आंसर बोलने की हिम्मत होनी चाहिए। सोवरेन का मतलब इंडिपेंडेंट। कह रहे कोई भी ऐसी चीज जिससे हमारी कंट्री की इंडिपेंडेंस इफेक्ट हो रही है, कोई भी ऐसी चीज जिससे हमारी कंट्री की इकोनॉमिक इंटरेस्ट, साइंटिफिक इंटरेस्ट इफेक्ट हो रहा है, कुल मिला के कोई भी ऐसी चीज जिससे हमारी कंट्री प्री जुडिशली इफेक्ट हो रही हो। प्री जुडिशली मतलब पॉजिटिवली या नेगेटिवली? नेगेटिवली। यानी कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जिसको शेयर करने से हमारी कंट्री को खतरा हो सकता है, ऐसी इंफॉर्मेशन को शेयर नहीं किया जाएगा। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड बताओ क्या है? एक्सप्रेसली फॉरबिडन बाय कोर्ट और ट्रिब्यूनल, मतलब किसने मना किया है इंफॉर्मेशन शेयर करने से? कोर्ट। कह रहे मान लीजिए किसी कोर्ट ने कह दिया कि ये इंफॉर्मेशन पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं की जाएगी, ये इंफॉर्मेशन लोगों तक नहीं पहुंचाई जाएगी, क्या इस इंफॉर्मेशन को पब्लिक अथॉरिटी डिस्क्लोज करेगी? नहीं करेगी। इस इंफॉर्मेशन का डिस्क्लोजर अलाउड नहीं होगा। देखिए, इंफॉर्मेशन विच हैज बीन एक्सप्रेसली फॉरबिडन बाय एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल और डिस्क्लोजर ऑफ विच में कॉन्स्टिट्यूट कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है? हाँ, कोर्ट की डिसरिस्पेक्ट। आपको पता है एक रूल होता है कि कोर्ट जो भी कह रहा है हमें मानना पड़ेगा, और अगर हमने कोर्ट की कही हुई बात को नहीं माना, ये भी एक ऑफेंस है, इसकी भी पेनल्टी लगती है, इसकी भी सजा होती है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहते हैं। तो ये कह रहे हैं अगर कोर्ट ने कोई इंफॉर्मेशन शेयर करने से मना किया है, तब भी आपने वो इंफॉर्मेशन शेयर कर दी, तो वो क्या मान लिया जाएगा? कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट। 2 पॉइंट्स हो गए। किस चीज के पॉइंट्स हुए? सेलिएंट फीचर्स के। हाँ, एग्जेम्पशन फ्रॉम डिस्क्लोजर, ये इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज की जाएंगी, नहीं की जाएंगी? कौन कौन सी दो? फर्स्ट, जो इफेक्ट कर रहा है हमारी कंट्री की सोवरेनिटी, इंटेग्रिटी, एंड सेकंड विच हैज बीन फॉरबिडन बाय द कोर्ट। अच्छा, थर्ड, breach of privilege of parliament where disclosure would cause a breach of privilege of parliament or state legislature। कह रहे पार्लियामेंट के अंदर जो कॉन्फिडेंशियल काम हो रहा है, क्या उसका डिस्क्लोजर अलाउड होना चाहिए? नो। पार्लियामेंट में जो फाइनल डिसीजन होता है वो डिस्क्लोज किया जाता है, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर जो कॉन्फिडेंशियल काम हो रहे हैं, कॉन्फिडेंशियल डिस्कशंस हो रहे हैं, उनको डिस्कस नहीं किया जाएगा और ये इंफॉर्मेशन नहीं मांगी जा सकती। ओके। फोर्थ, हार्मिंग कॉम्पिटिटिव पोजीशन, इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग कमर्शियल कॉन्फिडेंस, ट्रेड सीक्रेट। जैसे आपको पता होगा बहुत सारी गवर्नमेंट कंपनीज भी हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट गुड्स भी बनाते हैं, गुड्स भी बेचते हैं, ठीक है। अब आपने सरकार से ये पूछ लिया कि भाई जो तुम गुड्स बना रहे हो कैसे बना लेते हो, उसकी कॉस्टिंग क्या है, तुम्हारा ट्रेड सीक्रेट क्या है? ट्रेड सीक्रेट समझ गए, बिजनेस का सीक्रेट क्या है? हम उनसे ये सब इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि हम भी वही प्रोडक्ट बनाते हैं, हम सोच रहे हैं हमें सरकार का सीक्रेट ट्रेड पता चल जाए तो हम भी वैसे ही गुड्स बना ले। ऐसी इंफॉर्मेशन जो गवर्नमेंट के कमर्शियल प्रोडक्शन से रिलेटेड है, ऐसी इंफॉर्मेशन का भी डिस्क्लोजर अलाउड नहीं होगा। 10 पॉइंट हो गए अभी तक। कुछ बच्चे कह रहे 10 का 9 हुए हैं अभी। कितने हुए? कितने हुए? फर्स्ट, पता नहीं क्या बुनबुनाते हो। फर्स्ट, सोवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया के अगेंस्ट। सेकेंड, फॉरबिडन बाय कोर्ट और ट्रिब्यूनल। थर्ड, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के अंदर की कॉन्फिडेंशियल बातें। एंड फोर्थ, इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू कमर्शियल कॉन्फिडेंस एंड ट्रेड सीक्रेट। कॉन्फिडेंस फ्रॉम अ थर्ड पार्टी, ये हमने आपको बताया था। मान लीजिए कोई फॉरेन का मिनिस्टर, ठीक है, जैसे आते रहते हैं आपने देखा होगा,
फॉरेन का कोई किसी दूसरी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर जी आए और वो हमारे मोदी जी के कान में कुछ कह रहे थे, आपसे डाइजेस्ट नहीं हुआ, आपने तुरंत आरटीआई की एप्लीकेशन फाइल करी और आपने कहा वो कान में क्या कह रहे थे वो बता दो। अगर किसी फॉरेन कंट्री ने कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन हमारी गवर्नमेंट को बताई है तो क्या गवर्नमेंट उसको रिलीज कर देगी? क्या गवर्नमेंट अगले दिन उसको न्यूज़पेपर में छाप देगी, ये बता रहे, ये कह रहे थे हमसे और कह रहे थे किसी को ना बताना? हालांकि आप यही करते हैं, है ना, ये आपके अंदर का फीचर है, आप सबको बताते रहते हैं। आपके किसी फ्रेंड ने आपसे कहा कि भाई ये कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, सीक्रेट है, किसी को ना बताना। अब आप क्या करते हैं, आपको पता है ना, सबको बता के लास्ट में डिस्क्लेमर क्या दे दोगे, बताना नहीं किसी को, और सबको आप स्पेशल भी फील कराते हैं, सिर्फ तुमको बता रहे हैं और किसी को नहीं बता रहे हैं, है ना। अच्छा, तो फॉरेन गवर्नमेंट से हमको कॉन्फिडेंस में अगर कोई इंफॉर्मेशन मिली है उसका डिस्क्लोजर भी अलाउड नहीं है। इंफॉर्मेशन द डिस्क्लोजर ऑफ विच एंडेंजर्स लाइफ और फिजिकल सेफ्टी ऑफ एनी पर्सन और आइडेंटिफाइज कॉन्फिडेंशियल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। बताओ ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? कह रहे हैं ऐसी इंफॉर्मेशन जिसके डिस्क्लोजर से किसी की जान को खतरा हो सकता है, किसी की लाइफ की डेंजर में हो सकती है, या किसी कॉन्फिडेंशियल सोर्स से मिली है। जैसे आपको पता है हमारी कंट्री में बहुत सारे सीक्रेट एजेंट्स होते हैं, ये सीक्रेट एजेंट्स जो सीक्रेट कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन पुलिस या गवर्नमेंट को देती है, गवर्नमेंट क्या करती है, उसका अखबार में छाप देती है कि रेडियो में बुलवा देती है, कॉन्फिडेंशियल रखती है। आपसे रहा नहीं गया, आपने आरटीआई में एप्लीकेशन फाइल कर दी कि पहले तो हमको ये बताओ कि इंडिया के अंदर तुम्हारे कितने सीक्रेट एजेंट हैं, सबके नाम बताओ, सबकी फोटो बताओ, और उसके बाद ये बताओ क्या क्या इंफॉर्मेशन देते हैं ये। आपका लेना देना कुछ नहीं था, आप बोर हो रहे थे, आपने कहा यही टाइम पास किया जाए। मांग सकते हैं ऐसी इंफॉर्मेशन? नहीं मांग सकते। कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जिससे फिजिकल सेफ्टी एंड डेंजर हो सकती है वो इंफॉर्मेशन नहीं मांगी जा सकती। अच्छा, एक बात बताइए, मान लीजिए आपके खिलाफ कोई केस चल रहा है, ठीक है, पुलिस आपकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, वैसे भी हरकतें आपकी देख के लगता है ऐसा होगा ही, है ना। तो आपके खिलाफ कुछ इन्वेस्टिगेशन चल रही है, पुलिस आपकी कुछ इन्वेस्टिगेशन कर रही है, आपने आरटीआई के अंदर पुलिस के ऊपर, पब्लिक अथॉरिटी के ऊपर एक एप्लीकेशन फाइल करी और आपने उनसे ये पूछा ये बताओ मेरे खिलाफ क्या क्या सबूत इकट्ठा हो गए अभी तक, और सुनो 30 दिन में बता देना, नहीं तो डीम्ड रिफ्यूजल हो जाएगा। मांग सकते हैं? नहीं मांग सकते भैया। कह रहे हैं इंफॉर्मेशन दैट वुड इम्पीड द प्रोसेस, इम्पीड मीन्स रुकावट डालना, इम्पीड का मतलब होता है रुकावट डालना, कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जिससे उनके इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस पे रुकावट डाली जा सकती है वो इंफॉर्मेशन नहीं मांगी जाएगी। एंड कैबिनेट पेपर्स इंक्लूडिंग रिकॉर्ड्स एंड डेलिब्रेशन ऑफ काउंसिल, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, कह रहे हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जो मीटिंग चल रही, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स समझ गए ना, गवर्नमेंट में जो मिनिस्टर्स होते हैं उनकी जो मीटिंग चल रही है, उनके जो डिस्कशंस चल रहे हैं वो भी हम उनसे नहीं पूछ सकते। हाँ, जो उसका फाइनल डिसीजन होता है वो रिलीज किया जाता है प्रेस रिलीज में। आप देखिए कितनी बार ऐसा हम लोगों ने देखा है, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स आपस में डिस्कशन करते हैं, फाइनली वो एक प्रेस रिलीज करते हैं। प्रेस रिलीज मतलब जब सारे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें सारे न्यूज मीडिया वाले आते हैं, दैट इज द फाइनल थिंग जो वो डिस्क्लोज कर रहे हैं। लेकिन उसके पीछे कितनी कॉन्फिडेंशियल मीटिंग हुई क्या वो पूछ सकते हैं हम लोग? ये सारी इंफॉर्मेशन ऐसी हैं जिनका डिस्क्लोजर अलाउड नहीं है। तो एक बार लाइन से बताओ जरा, फर्स्ट कौन सी है? रुको रुको, अब बताओ। फर्स्ट, सोवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द कंट्री। सेकेंड, फॉरबिडन बाय द कोर्ट और ट्रिब्यूनल। थर्ड, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन भी नहीं मांग सकते। फोर्थ, हार्मिंग द कंपटीशन या ट्रेड सीक्रेट्स जो हैं वो नहीं मांग सकते। फिफ्थ, अच्छा एक सेकेंड बेटा, सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, अब बताओ। हाँ, रिसीव्ड इन कॉन्फिडेंस फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट। फिर नेक्स्ट, अब तो बताओ कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जिससे क्या हो रहा हो, सेफ्टी हार्म हो रही हो या किसी की लाइफ एंडेंजर हो रही हो। नेक्स्ट क्या था? विच इम्पीड्स द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड, एक सेकेंड, हाँ, एंड कैबिनेट पेपर, है ना, इंटेलिजेंट बच्चे। अच्छा एक क्वेश्चन बताओ तो जाने, एनसीएलटी फॉरबिड्स एंड, एनसीएलटी कौन है?
व्हाट इज नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल? एनसीएलटी। यही तो बताते हो हर बारी। कौन होता है एनसीएलटी? अरे होता कौन है? कोर्ट होता है? कोर्ट नहीं होता, इंसान है। सरनेम क्या है एनसीएलटी का? एनसीएलटी शर्मा। इंसान है कि कोर्ट है? कोर्ट है। किसके केसेस देखता है? यानी कंपनी के केसेस को देखने के लिए एक स्पेशल कोर्ट बनाया गया है। उस स्पेशल कोर्ट का नाम क्या है? क्वेश्चन कह रहे एनसीएलटी फॉरबिड्स एन इंफॉर्मेशन टू बी शेयर। टफ है, थोड़ा ध्यान से देखना। हाँ, एनसीएलटी ने मना किया है कि भैया ये इंफॉर्मेशन शेयर ना करना। इज इट एग्जेम्प्टेड अंडर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट? क्यों? उस पॉइंट में तो ये था कोर्ट कोई मना करे तो ना मानना। एनसीएलटी थोड़ी लिखा था वहां, देख करो कोर्ट लिखा। अच्छा देखो, रुको हम दिखाएं। देखो कोर्ट लिखा है सिर्फ। कहाँ है पॉइंट? हाँ ये है। क्या लिखा है? फॉरबिडन बाय कोर्ट और ट्रिब्यूनल। लेकिन क्वेश्चन टफ था तो देखिए आपके इंस्टीट्यूट ने आंसर दे दिया। अच्छा, जो टफ क्वेश्चन होते हैं उसके आंसर नहीं देते हैं, आपने नोट किया है? कंपनी लॉ में जो बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं उसके आंसर नहीं दिए। ये उनको लगा ये कहाँ बता पाओगे, तो उन्होंने कहा परेशान ना हो, हम दे रहे हैं। यस, इंफॉर्मेशन विच हैज बीन एक्सप्रेसली फॉरबिडन विच में कॉन्स्टिट्यूट कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट। इसको एक्सप्रेसली फॉरबिडन माना जाएगा और इसलिए इसका डिस्क्लोजर अलाउड नहीं होगा। कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं हम लोग? कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? अब एक आंसर आपने याद कर लिया, आरटीआई है ना। एग्जेम्पशन फ्रॉम डिस्क्लोजर, ये वो इंफॉर्मेशन है जिनका डिस्क्लोजर अलाउड नहीं है। ओके अच्छा, कॉपीराइट क्या होता है ये बताओ? सुना है? हाँ मैम, जब आप कुछ बोलती हैं हम लोग कॉपी निकालते हैं, लिखने लग जाते हैं। कॉपीराइट नहीं, व्हाट इज कॉपीराइट? ऐसे देखा, ऐसे सी बना होता है और सर्किल, मतलब हाँ, म्यूजिक में या बुक में या लिटरेरी वर्क में अगर हमने कोई ओरिजिनल चीज बनाई है, कोई म्यूजिक बनाया है, कोई बुक बनाया है, तो हम उसका कॉपीराइट ले लेते हैं। ठीक है, कॉपीराइट का मतलब अब इसका अधिकार मेरे पास है और कोई और इसको रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। ये पता है ना सबको? अच्छा, अब यहाँ पे लिखा है रिजेक्शन ऑफ रिक्वेस्ट। देखिए क्या कह रहे हैं, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर हैज बीन एम्पावर्ड to reject a request of information where infringement of a copyright subsisting in a person would be involved। अगर आपने सरकार से कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मांगी जिसके देने पर कॉपीराइट इन्फ्रिंज हो रहा हो, या इन्फ्रिंज मतलब समझ रहे हो, रूल को तोड़ना। ओके, कॉपीराइट से रिलेटेड, जैसे कॉपीराइट होता है वैसे पेटेंट होता है। पेटेंट क्या होता है? इन्वेंशन। हमने एक नई इन्वेंशन करी, अब ध्यान से समझिएगा। हम एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, हमने एक नई तरीके की इन्वेंशन करी, हमने एक नई तरीके की दवाई बनाई। ये दवाई ऐसी है कि कोई भी सीएस का बच्चा अगर ये खा ले तो वो एक बार में पास हो जाएगा। लेकिन इस दवाई की एक खास बात है। अच्छा, अभी तक मेरी बात कोई नहीं सुन रहा था, जैसे हमने बोला सब इधर उधर की बात छोड़ के इधर आ गए। हाँ, क्या क्या हमारे लिए दवाई? इस दवाई की खास बात यह है कि आपको खानी होगी सोने के बाद और उठने के पहले। तो अगर आपने खा ली, अब कुछ बच्चों को रात तक समझ में आएगा क्या बोल रही थी सोन, अच्छा है ना। एनीवेज, हमने एक दवाई बनाई, ठीक है, और इस दवाई का हमने ले लिया पेटेंट। पेटेंट ले लिया मतलब अब ये दवाई कोई और नहीं कर सकता। आपने आरटीआई के अंडर हमारे खिलाफ एप्लीकेशन भेजी, समझ गए क्या पूछा होगा? आपने कहा सीक्रेट बताओ कैसे बनाई। यानी कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जिससे हमारा पेटेंट इन्फ्रिंज हो रहा हो, कॉपीराइट में सवाल उठने लग जाएं, ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं दी जाएगी और पीआईओ ऐसी इंफॉर्मेशन को क्या कर देगा? रिजेक्ट कर देगा। तो अगर पीआईओ ने ऐसी इंफॉर्मेशन रिजेक्ट कर दी तो पीआईओ ने सही किया गलत किया? सही किया। कॉपीराइट से रिलेटेड या फिर पेटेंट से रिलेटेड कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन अगर मांगी जा रही है तो वो रिजेक्ट कर दी जाएगी। समझ आ गया? पक्का? देखो क्या लिखा था, PIO has been empowered to reject a request। रिक्वेस्ट रिजेक्ट करी जाएगी where an infringement of a copyright subsisting in a person would be involved। Any doubt? अच्छा, अगला टॉपिक बहुत बहुत नया है, देखो जरा क्या बता रहे हैं। सुना है पहले कभी? पार्शियल डिस्क्लोजर कहां सुना? कब सुना? याद करो, एक हफ्ते पहले एक दिन बात कर रहे थे हम लोग।
पार्शियल एक्सेस की। अच्छा, जो बच्चे अब धीमे धीमे अपना बैग पैक कर रहे हैं उनको हम बता दें कि हम अभी जल्दी नहीं छोड़ने वाले हैं, एकदम मेंटली प्रिपेयर्ड, अपना पेन वेन रख दिया, धीरे धीरे बैग उठा लिया, एकदम स्कूटी स्टार्ट कर लो, स्टार्ट करके बैठ जाओ, घर 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 करते रहो, अपने आप छोड़ेगा टीचर, है ना। हम पार्शियल डिस्क्लोजर बता रहे, बैग पैक होने लग गए। हाँ, पार्शियल डिस्क्लोजर बताइए किससे रिलेटेड है, पार्शियल एक्सेस। क्या था बताओ इस टॉपिक में, पार्शियल एक्सेस में आपने हमसे कैसी इंफॉर्मेशन मांगी, आपने हमसे ऐसी इंफॉर्मेशन मांगी जिसका एक पार्ट का डिस्क्लोजर अलाउड है और दूसरे पार्ट का डिस्क्लोजर अलाउड नहीं है। क्या करें, क्या करें, वो इंफॉर्मेशन जिसका डिस्क्लोजर अलाउड है वो दे दें और जिसका डिस्क्लोजर अलाउड नहीं है उसको ना दें, और अगर अलग नहीं हो सकती तो पूरी की पूरी नहीं देंगे। देखिए लिखा है अंडर सेक्शन 10, ओनली दैट पार्ट ऑफ रिकॉर्ड विच डज नॉट कंटेन एनी इंफॉर्मेशन which is exempt from disclosure। इंफॉर्मेशन which is exempt from disclosure में बताइए कौन से पॉइंट्स आएंगे। जो बच्चा सही आंसर बताएगा वो घर जा सकता है। देखो एक्साइटमेंट देखो जरा, हमने आपसे पूछा इंफॉर्मेशन विच इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम डिस्क्लोजर में कौन से पॉइंट्स आएंगे, वो जो अभी लिस्ट पड़ी है, पूरी लिस्ट पड़ी थी ना, फॉरबिडन बाय कोर्ट एंड वो वाली, ये वो सारी इंफॉर्मेशन है जिनका डिस्क्लोजर अलाउड नहीं है। अब बच्चे कह रहे हैं भेजिए घर, सही तो बताया, which can reasonably be severed from any part that contains exempt information may be provided। तो सिंपल सी लैंग्वेज में आप लिखिएगा कि अगर इंफॉर्मेशन जो मांगी जा रही है उसका कुछ पार्ट का डिस्क्लोजर अलाउड है और कुछ पार्ट का डिस्क्लोजर अलाउड नहीं है, तो जिस पार्ट का डिस्क्लोजर अलाउड है वो डिस्क्लोज की जाएगी और दूसरी वाली डिस्क्लोज नहीं की जाएगी। अगर हम उसको अलग कर सकते हैं तो, अगर अलग नहीं कर सकते तो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की जाएगी। ठीक है, फाइन। आगे लिखा है एज पर सेक्शन 10, इफ द रिक्वेस्ट फॉर एक्सेस टू इंफॉर्मेशन इज रिजेक्टेड ऑन द ग्राउंड दैट इट इज इन रिलेशन टू द इंफॉर्मेशन विच इज एग्जेम्प्ट, in that event access may be provided to that part of record which does not contain any information which is exempt। वही लाइन है, दोबारा उसी चीज को बार बार लिख रहे हैं। आप इतना टेक्निकली मत लिखना, आप इजी लैंग्वेज में लिखना कि वो इंफॉर्मेशन जिसका डिस्क्लोजर अलाउड है वो डिस्क्लोज कर दी जाएगी और जिसका डिस्क्लोजर अलाउड नहीं है उसको एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, फाइन। अगला टॉपिक देखते हैं। ठीक है, हाँ, Who is excluded। ठीक है, अभी तो हम लोग ने पढ़ा कौन कौन सी इंफॉर्मेशन एक्सक्लूड होती है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ रहे हैं कौन कौन से डिपार्टमेंट एक्सक्लूड होते हैं। डिपार्टमेंट एक्सक्लूड का मतलब क्या हो गया, इन डिपार्टमेंट से किसी भी तरीके की कोई इंफॉर्मेशन नहीं मांगी जा सकती। देखो जरा कौन से डिपार्टमेंट है, बड़े खतरनाक से लग रहे हैं। कह रहे हैं ये सेंट्रल एजेंसीज हैं, इंटेलिजेंस एजेंसी, आईबी, रॉ, रेवेन्यू ऑफ इंटेलिजेंस, देन ये सुना है बीएसएफ, सीआरपीएफ। बीएसएफ क्या होता है, आपने बीएसएफ वाले से पूछ लिया, ये बताओ माइन कहाँ लगाए हैं, ये सब नहीं पूछ सकते। ठीक है, क्योंकि इससे हमारी कंट्री को नुकसान हो सकता है। ये जितनी भी डिपार्टमेंट्स हैं, इन डिपार्टमेंट से किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन नहीं मांगी जा सकती। ओके, फाइन। हाँ बेटा, वाई इज यूनियन टेरिटरीज नहीं बेटा, यूनियन टेरिटरी के डिपार्टमेंट्स हैं। देखो अगर पूरा आप देखो, अंडमान एंड निकोबार क्राइम ब्रांच, सीआईडी, ये सब इनके ब्रांचेस हैं। स्पेशल सर्विस ब्यूरो इसका अंडमान एंड निकोबार का, प्लस दादरा एंड नगर हवेली स्पेशल ब्रांच, लक्षद्वीप पुलिस। ठीक है, ये इन यूनियन टेरिटरी के वो डिपार्टमेंट्स हैं जिनसे इंफॉर्मेशन को नहीं मांगा जा सकता। ठीक है, तो इन इंफॉर्मेशन से हम किसी भी तरीके की कोई इंफॉर्मेशन नहीं मांग सकते। ओके, प्लस कुछ ऐसे एरियाज भी हैं हमारी कंट्री में जो कॉन्फिडेंशियल या सेंसिटिव एरियाज माने जाते हैं, उन एरियाज को भी इसमें डाला जाएगा, यानी उन एरिया से रिलेटेड भी हम कोई इंफॉर्मेशन नहीं मांग सकते। तो जितने भी ये सिक्योरिटी एरियाज होते हैं, बॉर्डर एरियाज होते हैं, वहां से रिलेटेड हम कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मांगेंगे। तो इसमें और उस लिस्ट में फर्क क्या है बताइए।
ये डिपार्टमेंट्स हैं और वो इंफॉर्मेशन है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, पहचान जाएंगे। इंफॉर्मेशन कौन कौन सी एग्जाम्प्ट है वो पॉइंट्स हैं, और डिपार्टमेंट्स कौन कौन से एग्जाम्प्ट है ये पॉइंट है। ठीक है, अगला पैराग्राफ देखिए। द एक्सक्लूजन हाउएवर इज नॉट एब्सोल्यूट एंड दीज ऑर्गेनाइजेशंस हैव एन ऑब्लिगेशन टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन pertaining to allegation of corruption and human right violation। बस एक क्वेश्चन और पूछेंगे फिर खत्म कर देंगे ये टॉपिक। ठीक है, क्वेश्चन हम ये पूछ रहे थे, जैसे ये एजेंसीज हैं, ठीक है, हाँ ये एजेंसीज जो, इनसे हम कुछ भी नहीं पूछ सकते, लेकिन अगर मान लीजिए इनमें से किसी एक एजेंसी पे करप्शन का कोई एलिगेशन लग गया, ठीक है, अब उस डिपार्टमेंट पे करप्शन का एलिगेशन लगा तो लोगों ने पूछा कि भैया करप्शन आपने किया है, आपने ऐसा ऐसा किया, आप हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करिए। ये डिपार्टमेंट कह रहे हैं कि नहीं, हम किसी भी तरीके की कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करेंगे। अगर इनके ऊपर करप्शन का एलिगेशन लगा है तो इनको इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि नहीं देनी पड़ेगी? कैसे कह सकते हैं, कहां लिखा है, कौन सी बुक में लिखा था बताओ? यही लिखा है, मिल गई लाइन, यही तो पढ़ी थी अभी। दिमाग तो बंद हो चुका है अब सबका ना, अब आप जो बोल लो, हमारे तो ऊपर से जाने वाला है। द एक्सक्लूजन हाउएवर इज नॉट एब्सोल्यूट, अब देखना, and these organizations have an obligation to provide information pertaining to allegation of corruption and human right violation। यानी अगर ह्यूमन राइट वायलेशन हुआ है, करप्शन हुआ है, तो इनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करानी पड़ेगी। ठीक है, फाइन, समझ आ गया सबको? स्टॉप कर दें यहाँ पर? हाँ हाँ, खुल के बोलो आराम से, जो दिल में इतनी देर से चीख चीख के बोल रहे थे अब मुंह से भी बोल लो। छोड़ दें कि और पढ़ा ले थोड़ा सा? छोड़ दें, चलिए ठीक है, यहां तक कर लीजिएगा। इंफॉर्मेशन कमीशन से हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे स्टार्ट करेंगे।